मूवी का स्टार्ट एक स्पेस स्टेशन से होता है। इस स्पेस स्टेशन में 3 लोग होते हैं। इनके स्पेस स्टेशन का नेम MTM-42 होता है। इनके स्पेस स्टेशन में कुछ टेक्निकल्स इशू होते हैं, जिसकी वजह से स्पेस स्टेशन की लॉन्चिंग में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लॉन्चिंग के बाद जब ये लोग स्पेस में पहुंचते हैं तो ये लोग अपने अपने रिंग में जाकर अपने सामान की सेटिंग करते हैं। डॉक्टर जोई कैप्टन से कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट रिंग में मिलूंगी। लास्ट रिंग में डॉक्टर डेविड भी होता है। वो डॉक्टर जोई से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इसके बाद ये तीनों खाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाने के बाद कैप्टन जैम से बात करती है। वो इसे कहती है कि वेलकम टू MTM-42। जैम इसे कहता है कि हमें पता चला है कि आपको लॉन्चिंग के वक्त काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। कैप्टन कहती है कि हाँ, लॉन्चिंग के वक्त तो छोटे मोटे झटकों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन अच्छी तैयारी और ग्राउंडिंग की मदद से हमें MTS साइक्लर से कनेक्ट होने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और फिर जेम कैप्टन से कहता है कि हमें ये भी पता चला है कि आपका ये आखिरी स्पेस मिशन है। कैप्टन कहती है कि जी हाँ, ये सच है, मैं इस वक्त बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। और कहती है कि अब तक मैं 2 स्पेस मिशंस कंप्लीट कर चुकी हूँ। फिर इसके बाद कहती है कि इस तीसरे और आखिरी स्पेस मिशन में मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड क्रू है। इसके बाद वो डॉक्टर जोई से पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है। डॉक्टर जोई कहती है कि अभी तो हमें यहाँ पर कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन मुझे तो जिंदगी बदलती हुई नजर आ रही है, जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। इसके बाद वो कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस स्पेस मिशन का हिस्सा बनूंगी। फिर कहती है कि जिंदगी कब और कहाँ ले जाए ये कोई भी नहीं जानता। इसके बाद जेम्स डॉक्टर डेविड से लॉन्च के बारे में पूछता है। डॉक्टर डेविड कहता है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वजह से मैं अभी कुछ बैड फील कर रहा हूँ। फिर इसके बाद वो डॉक्टर डेविड से इसकी रिसर्च के बारे में पूछता है। डॉक्टर डेविड कहता है कि मैं मार्स प्लेनेट को एक हैबिटेबल प्लेनेट बनाने पर रिसर्च कर रहा हूँ और इस रिसर्च की तरफ हमारा पहला कदम है। इसके बाद कैप्टन जैम से कहती है कि मुझे इन दोनों पर बहुत ही भरोसा है, ये रास्ते में आने वाली हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। एक दिन अचानक कैप्टन देखती है कि शिप की रूफ में से खून आ रहा है। जब वो इस रूफ को खोलती है तो इसमें से एक आदमी गिरता है और इस जगह से ऑक्सीजन लीक होना शुरू हो जाती है। कैप्टन इस रिंग को बंद कर देती है। इसके बाद वो जैम को कॉल करती है और सारी सिचुएशन के बारे में बताती है और इससे पूछती है कि ये कौन है, क्या इससे कोई खतरा तो नहीं है ना। डॉक्टर डेविड और डॉक्टर जोई इसका चेकअप करते हैं और कहते हैं कि हमें हैरानगी तो इस बात की हो रही है कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। इसके बाद इस शिप की कैप्टन इन्हें बताती है कि इसका नेम माइकल है और वो कहती है कि बस इतना ही पता चला है कि वो लॉन्चिंग से पहले ही इस शिप में है। जोई कहती है कि वो यहाँ पर कैसे आया और मुझे तो लग रहा है कि ये जानबूझकर यहाँ पर आया होगा। अब डॉक्टर जोई कैप्टन के हाथ पर पट्टी करती है। कैप्टन इससे पूछती है कि इसे सही होने में कितना वक्त लगेगा। जोई इसे बताती है कि कम से कम 6 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। थोड़ी देर के बाद माइकल उठ जाता है और वो शिप की लास्ट रिंग में जाकर देखता है कि वो स्पेस में है। ये देखकर वो डर जाता है। इसके पीछे डॉक्टर जोई भी आती है। जब वो इसे यहाँ पर देखती है तो वो डॉक्टर डेविड और कैप्टन को यहाँ पर बुलाती है। डॉक्टर जोई माइकल को बताती है कि लॉन्चिंग के वक्त तुम्हारे चोट लग गई थी, अब मैं इसे चेक करती हूँ और तुम जल्द ठीक हो जाओगे। जोई के चेक करने के बाद माइकल के पास इस शिप की कमांडर आती है और इसे कहती है कि क्या मैं तुमसे कोई सवाल कर सकती हूँ। माइकल कहता है जी जरूर पूछिए। कैप्टन कहती है क्या तुम हाई पीरियड के लिए काम कर रहे हो। माइकल कहता है कि हाँ, मैं एक लॉन्चिंग स्पोर्ट इंजीनियर हूँ। कैप्टन कहती है कि क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो कहता है कि मुझे कुछ खास याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर इसके बाद वो कैप्टन से पूछता है कि वैसे मैं कितनी देर से यहाँ पर बेहोश हूँ। कैप्टन कहती है कि हमने 12 घंटे पहले टेक ऑफ किया था। ये सुनते ही माइकल घबरा जाता है और कहता है कि मेरी बहन अकेली है, प्लीज मुझे वापस भेज दिया जाए। कैप्टन कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकती। माइकल इसकी काफी मिन्नतें करता है और इसे कहता है कि 2 साल का टाइम बहुत ज्यादा है, प्लीज आप मुझे वापस भेज दें। अब कैप्टन कहती है कि मैं अभी जाकर सब कुछ हाई पीरियड को बताती हूँ। इसके बाद जब ये खाना खाने लगते हैं तो इनके रिंग में माइकल आ जाता है। कैप्टन इसे बताती है कि हाई पीरियड ने तुम्हारी बहन से बात की थी और वो बिल्कुल ठीक है। हाई पीरियड माइकल की बहन को उसके तमाम एक्सपेंस पे करती है। कैप्टन माइकल को एक सैटेलाइट फोन देती है
और इसे कहती है कि कल इस मिशन के डायरेक्टर तुम्हें लाइव चैट में सब कुछ बता देंगे। अब माइकल कहता है कि ये शिप बहुत छोटा है और मेरे आने से आप लोग भी तंग हो गए हैं, प्लीज आप मुझे कोई काम बता दें ताकि मैं वो काम कर सकूं। और कहता है कि मैं काम को बहुत जल्द पिक कर लेता हूँ। कैप्टन कहती है कि इस मिशन का नेक्स्ट टास्क तो हाई पीरियड ही बताएगी और कहती है कि अगर तुम चाहो तो जोई से यहाँ के सेफ्टी प्रोसीजर सीख सकते हो। इसके बाद डॉक्टर जोई डॉक्टर डेविड से कहती है कि ऐसा लग तो नहीं रहा कि वो उस जगह पर जानबूझकर छुपा था। डेविड कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए। जोई कहती है कि तुम उसे किसी तरह बिजी रख सकते हो, मेरे पास तो उसके लिए कोई भी काम नहीं है। डेविड कहता है कि शायद वो मेरे लिए डाटा एंट्री का काम कर सकता हो। नेक्स्ट डे डॉक्टर जोई माइकल को तमाम सेफ्टी स्टेप बताती है। वो कहती है कि अगर कभी सोलर स्टॉर्म आ गया तो तुम्हें मैग्नेटिक रेडिएशन प्रूफिंग में जाना होगा। फिर इसे कहती है कि मैं जानती हूँ पहली बार तुम्हें यहाँ पर आकर बहुत सदमा लगा होगा, लेकिन इस शिप में ये जगह मेरी फेवरेट जगह है। इस रिंग में जोई इसे इसकी फैमिली के बारे में पूछती है। नेक्स्ट डे इनके शिप में टेक्निकल इशू आ जाता है तो इनकी कैप्टन जेम्स से बात करती है और इसे बताती है कि लाइव स्पोर्ट असेंबली को नुकसान पहुंच रहा है, प्लीज CDRA की तस्वीरें देखकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इसके बाद कैप्टन डेविड के पास जाती है और इसे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और माइकल को कहती है कि तुम डेविड का सूट पहनकर जोई के पास जाओ, वो तुम्हें काम बता देगी। इसके बाद कैप्टन डेविड से पूछती है कि तुम्हारी रिसर्च की इल्जी कितनी ऑक्सीजन बना सकती है। डेविड कहता है कि 950 लीटर पर डे बना सकती है। फिर कहता है कि उसके लिए जो चीजें चाहिए उन्हें तो मार्स पर भेज दिया गया है। इसके बाद वो कैप्टन से पूछता है कि क्या CDRA में कोई प्रॉब्लम आ गई है। कैप्टन कहती है कि अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। फिर कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम ऑक्सीजन बना सको। डेविड कहता है कि मैं अगर उन बीजों को यहाँ पर बो दूं तो वो सारे बीज खराब हो सकते हैं। इसके बाद डेविड कहता है कि अगर मैं आधी इल्जी को यूज करूं तो हमारे पास मार्स पर जाकर ऑक्सीजन बनाने के लिए काफी इल्जी बच जाएगी। कैप्टन कहती है कि तुम सब चीजों को छोड़ो और इसी काम पर फोकस करो और कहती है कि डॉक्टर जोई और माइकल को इसके बारे में कुछ भी ना बताना। डेविड ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ माइकल जोई के साथ CDRA निकाल कर लाता है और उसे चोट लग जाती है। जोई फिर से इसका चेकअप करती है और इसके बाद कैप्टन डेविड के पास आती है और इससे पूछती है कि तुम्हारा काम कैसा जा रहा है। डेविड कहता है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ नामुमकिन सा लग रहा है और कहता है कि मुझे लगता है कि हम 550 लीटर पर डे ही ऑक्सीजन बना पाएंगे। कैप्टन कहती है कि हमारी जरूरत के मुताबिक हमें आधी ऑक्सीजन तो मिल रही है और कहती है कि अब तुम इल्जी का दूसरा बैच भी निकाल लो। डेविड कहता है कि उसके लिए माइक्रो ग्रीन्स खत्म करना पड़ेंगे। कैप्टन कहती है तो हाँ खत्म कर दो उसे। डेविड कहता है कि यहाँ पर इल्जी सही नहीं उग रही। डेविड कहता है कि दूसरा बैच निकालने का मतलब ये नहीं कि हमें रिजल्ट डबल मिलेगा और कहता है कि ये बैच किसी भी वक्त खत्म हो सकता है और मेरे पास मार्स के लिए लेकर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरी तरफ माइकल अपनी बहन के साथ बात करता है और इसे कहता है कि मुझे पता चला है कि हाई पीरियड के लोग तुम्हें स्कूल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और इसे कहता है कि जब भी तुम्हारे पास टाइम हो मुझे सेल्फीज जरूर भेजना और कहता है कि पहले मुझे घर जाने की बहुत जल्दी थी, लेकिन अब इन लोगों ने मुझे काम पर लगा दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ कैप्टन डॉक्टर जोई और डॉक्टर डेविड को बताती है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉबर खराब हो गया है और उन्हें कहती है कि हमारे पास सिर्फ 2 लोगों की ऑक्सीजन बची है। जोई कहती है कि साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहती हैं। कैप्टन कहती है कि हम माइकल को मार्स पर नहीं लेकर जा सकते और कहती है कि लैंडिंग से कुछ दिन पहले ही हम कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मर जाएंगे। अब डेविड पूछता है कि हमें बस मार्स पर अपनी कॉलोनी तक ही पहुंचना है ना, तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर सकते हैं। कैप्टन कहती है कि हम फिर भी नहीं बच सकते। ये सुनकर जोई कहती है कि ऊपर एक टैंक है जिसे लॉन्चिंग से पहले लिक्विड ऑक्सीजन से भरा गया था। कैप्टन कहती है कि ज्यादा ऊपर जाने से सोलर पैनल को नुकसान पहुंच सकता है और कहती है कि मैं माइकल की जान बचाते हुए तुम दोनों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। इसके बाद कैप्टन कहती है कि मैं ये सब कुछ तुम दोनों को इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम आने वाले वक्त के लिए मेंटली तौर पर तैयार रह सको। यहाँ पर जोई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि हम अपनी जान को बचाते हुए एक जान को कैसे खतरे में डाल सकते हैं। अब कैप्टन कहती है कि इस मिशन के लिए हमें सिलेक्ट किया गया था, ना कि उसे। वो इस मिशन के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद डेविड माइकल के पास जाता है
माइकल इससे पूछता है कि तुम्हारा न्यू प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है। डेविड कहता है कि अच्छा जा रहा है। दूसरी तरफ कैप्टन जेम्स से बात करती है। वो बहुत ही दुखी होती है और कहती है कि मुझे इस क्रू की बहुत जरूरत है, मैं इनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती, तुम इस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी हो सके सॉल्व कर दो। इसके बाद डॉक्टर डेविड माइकल के पास आता है और इसे कहता है कि CDRA खराब हो गया है, हम उसे ठीक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे जिंदा बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, और कहता है कि तुम्हारी वजह से इस शिप का हर इंसान मार्स पर पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। और इसे ये भी बताता है कि जोई ने हम सबकी जान को खतरे में डालकर तुम्हें बचाने के लिए कहा है। ये सुनकर माइकल रोना शुरू कर देता है और वो अपनी बहन को कॉल करता है। माइकल इसे कहता है अब अपनी जिंदगी की मुश्किलात का सामना तुम्हें खुद ही करना होगा, और इसे रोते हुए कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। इतने में माइकल के पास जोई आती है और वो जोई को वो सब कुछ बता देता है जो इसे डॉक्टर डेविड ने बताया होता है। ये सुनकर जोई डेविड से झगड़ना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें ये सब माइकल को बताने का हक किसने दिया था। इसके बाद इस शिप की कैप्टन प्लान करती है कि डॉक्टर जोई को शिप के ऊपर वाले हिस्से में भेजा जाएगा। कैप्टन डॉक्टर जोई से कहती है कि ऊपर जाने के बाद जितना हो सके तुम्हें कैनेस्टर्स में ऑक्सीजन को भरना होगा। अब डॉक्टर डेविड और डॉक्टर जोई शिप के ऊपर वाले हिस्से में आते हैं। जब ये दोनों अपने सिलेंडर्स में ऑक्सीजन भरकर वापस आते हैं तो जोई का सिलेंडर नीचे गिर जाता है, और जब ये दोनों वापस शिप में आते हैं तो जोई रोना शुरू कर देती है, क्योंकि शिप में ऑक्सीजन सिर्फ 3 लोगों के लिए ही होता है। डेविड कहता है कि मैं इस शिप से बाहर चला जाता हूँ ताकि तुम तीनों बच सको। जोई कहती है कि नहीं, तुम्हें अपनी फैमिली से मिलना होगा, इस शिप से मैं बाहर जाऊंगी, और वो इस शिप से बाहर चली जाती है।